नमस्कार दोस्तों, एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। और क्वेश्चन 200 शब्दों में लिखना था उसका उत्तर। प्रश्न है, क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है और भारत के संविधान में प्रतिस्थापित उनके उत्थापन के लिए प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिए या सृजित कीजिए। इंग्लिश में देखें तो वाई आर द ट्राइबल्स इन इंडिया रिफर्ड टू एज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स indicate the major provisions enshrined in the Constitution of India for their upliftment। तो पहला तो ये है कि अनुसूचित जनजातियां क्यों कहा जाता है। देखिए, जनजातियां मीन्स होता है आदिवासी समुदाय के लोग जो हैं, जो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, लेकिन वो परंपरागत तरीके से वहाँ पर रहते आए हैं, इसलिए उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होता है। उनका जीवन यापन आसानी से होता है और प्रकृति से बड़ा प्रेम करते हैं और वो शहरी समाज से थोड़ा सा दूर होते हैं और परंपरागत ढांचे में अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी जो स्थानीय औषधियाँ होती हैं, जो प्रकृति प्रेम होता है, अपने जो देवी देवता होते हैं, उसमें वो रहते हैं। इनका समाज जो है वो बड़ा ही मतलब अपने आप में अच्छा माना जा सकता है, इसलिए क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनके जनजातीय समुदायों में या आदिवासी समाजों में जो कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है, लिंग के आधार पर भेदभाव है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती हैं। ये बहुत ही न्यूनतम स्तर पर मीन्स ना के बराबर वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं जो आधुनिक समाज में, शहरों में दिखाई पड़ता है। शहरों में जैसे जैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा, वैश्यावृत्ति, लिंग भेद, कन्या भ्रूण हत्या, ये सारी चीज़ें आराम से देखी जाती हैं और अच्छे पैमाने पर देखी जाती हैं। लेकिन आदिवासी समुदाय में ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं नहीं देखी जाती हैं, तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासी समुदाय काफ़ी पिछड़े समुदाय होते हैं, जंगलों में रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक ऐसा समाज जहाँ पे लोगों के जेब में तो खूब रुपया है, लेकिन कन्याओं के साथ में भेदभाव करते हैं, तो वो समाज अगड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। और ऐसा समाज जो जंगलों में रहता है लेकिन अपने महिलाओं का सम्मान करता है, वो समाज मेरी दृष्टि में काफ़ी उन्नत अवस्था में है। हमें आदिवासी समाज से सीख लेना चाहिए कि कैसे हम सभी के साथ में समानता का व्यवहार कर पाएँ। तो आते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। जनजाति भारत में निवास करने वाले वे सर्वाधिक पुराने समूह हैं जो आमतौर पर समाज के मुख्य धारा से कटे रहते हैं तथा जिनकी अपनी विशिष्ट पहचान, भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज हैं। स्वतंत्रता के पश्चात यह महसूस किया गया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अति पिछड़े वंचित समूहों को विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रयास किया जाना ज़रूरी है। इस कारण भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द को शामिल किया गया, जिन्हें अनुच्छेद 342 के अंतर्गत चिन्हित या सूचीबद्ध किया गया है। तो 342 आर्टिकल 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को चिन्हित किया गया है। इन जनजातियों को संविधान में सूचीबद्ध किए जाने के कारण ही इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। ठीक है, कारण क्या है इसका, जो पूछा है क्वेश्चन में कि अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति क्यों कहा जाता है, मीन्स आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको सूचीबद्ध किया गया है। अनुसूचित, अनु मीन्स अनुसार, सूची मीन्स सूची, लिस्ट। तो सूची के अनुसार यानी कि संविधान के आर्टिकल 342 में जो सूची है, जो लिस्ट है, उस लिस्ट में जिन ट्राइब्स को डाला गया है वो सारे हो जाते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजातियाँ। और जो आर्टिकल 342 के लिस्ट में ट्राइब्स के नाम नहीं हैं तो वो सारी अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं। तो आर्टिकल ध्यान रहे 342, आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजातियों का जो सूची है वो मिल सकता है। भारतीय संविधान में जनजातियों के उत्थान तथा समाज के अन्य वर्गों द्वारा उनके उत्पीड़न से बचाने के लिए जनजातियों संबंधी विशेष प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों के द्वारा जनजातियों के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उत्थान की दिशा में प्रयास किए गए हैं।
इन प्रावधानों को विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से संविधान में वर्णित किया गया है, जो निम्न है। अनुच्छेद 15(4) में क्या बात है कि राज्य यानी कि देश जो हमारा सरकार सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करेगा। तो आर्टिकल 15(4) जो है वो बताता है, जैसे आर्टिकल 15 तो बेसिकली ये है कि राज्य किसी भी व्यक्ति से या नागरिक से उसके जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये बात है आर्टिकल 15 में समानता का अधिकार प्रोवाइड करता है सभी को। लेकिन अपवाद स्वरूप आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में कहा गया है कि राज्य भेदभाव कर सकता है, लेकिन किसके लिए? राज्य जो सामाजिक यानी सोशल और शैक्षणिक यानी एजुकेशनल दृष्टि से, सोशल एजुकेशनल दो आधार हैं, सोशियो और एजुकेशनल, ये दो आधार हैं संविधान में, संविधान के आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में, कि राज्य यानी सरकार सामाजिक और शैक्षणिक, सोशल एंड एजुकेशनल दृष्टि से जो पिछड़े नागरिक के किन्हीं वर्ग हैं तो उनके उत्थान के लिए, जैसे कि अनुसूचित जाति है, जैसे एससीज, शेड्यूल्ड कास्ट है, या अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, एसटी जिसको कहा जाता है, तो उनके उत्थान के लिए सरकार कुछ विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविज़न कर सकती है। ये आर्टिकल 15(4) कहता है। तो आर्टिकल 342 पिछले जो पढ़ा हमने, आर्टिकल 342, उसमें क्या था कि 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों का सूची उसमें मिल सकता है। फिर आर्टिकल अब अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए 15(4) है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, उसमें कहा गया है कि राज्य दो आधार पर, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, यदि कोई पिछड़ा वर्ग है जैसे कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, तो उनके उत्थान के लिए विशेष उपबंध कर सकती है, स्पेशल प्रोविज़न कर सकती है सरकार। फिर अगला देखिए, अनुच्छेद 16(4) है। अनुच्छेद 16(4) इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य लोक नियोजन मीन्स होता है जो पब्लिक ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं होती हैं, राज्य की जो सेवाएं होती हैं, केंद्र की सेवाएं होती हैं, जो अधिकारीगण होते हैं जो सरकार के अंडर में रह करके काम करते हैं, उनको कहा जाता है लोक नियोजन। यानी कि हम इंग्लिश में कह लें तो पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन्हें कहा जाता है लोक नियोजन। तो अनुच्छेद 16(4) में, अनुच्छेद 16 बेसिकली अवसर की समानता की बात करता है, राइट टू अपॉर्चुनिटी, यानी इक्वल प्रोटेक्शन फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक सर्विसेज। यानी किसी प्रकार की सेवा निकलती है सरकार के एडवर्टाइजमेंट के बाद में, तो उसमें कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, परीक्षा दे सकता है और उसमें जा सकता है यदि वो उसको पास कर सके तो अवसर की समानता है, मीन्स किसी को रोका नहीं जाएगा कि आप ये फॉर्म ना भरें या आप इसका एग्ज़ाम ना दें या आप इस पद पर नहीं जा सकते, इस बात का रोकथाम नहीं है, सबको अवसर की समानता है, ये कहता है आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 4 है उसमें क्या बात है, इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य लोक नियोजनों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। आरक्षण यानी कि जो रिजर्वेशन है उसका प्रोविज़न कर सकता है गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4। तो आर्टिकल 15(4) में क्या है, विशेष उपबंध कर सकता है एससीज़ के लिए, एसटीज़ के लिए, या कहें कि पिछड़े समाज के जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए सरकार स्पेशल प्रोविज़न कर सकती है। और आर्टिकल 16(4) के तहत ये है कि सरकार एसटीज़ के लोक नियोजनों में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है एसटीज़ के लिए। फिर आर्टिकल 29, इसके अनुसार भारत में रहने वाले नागरिक जिनकी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति, देखिए इसके अनुसार आर्टिकल 29 के अनुसार भारत में रहने वाले नागरिक जिनकी विशिष्ट भाषा है, लिपि है और संस्कृति, कल्चर है, उन्हें संरक्षण का अधिकार होगा। संरक्षण का अधिकार होगा। भारत में अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत में रहने वाले नागरिक जिनकी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति है, उन्हें संरक्षण का अधिकार होगा। मीन्स मान लीजिए कोई ऐसी भाषा बोलने वाले लोग हैं जिनका अपना कल्चर अलग है, जिनकी अपनी लिपि अलग है, भाषा अलग है और उनकी मात्रा कम है,
मान लीजिए लाखों में है, कम मात्रा है, 145 करोड़ की 40 करोड़ की आबादी में उनकी मात्रा मान लीजिए लाखों में है, तो हो सकता है कि उनका कोई उत्पीड़न करे या उनको परेशान करे कि भाई तुम्हारी संख्या कम है, उनको लोक नियोजन में समानता ना मिले या उनको समाज में इक्वल स्टेटस ना मिले, सम्मान ना मिले, गरिमा ना मिले, उनके साथ भेदभाव हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, तो उस डिस्क्रिमिनेशन से उनको बचाने के लिए, क्योंकि हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी में जो अल्प मात्रा में लोग होते हैं उनका भी सम्मान होता है और उनका भी एक राइट होता है। तो भारत की सीमा के अंतर्गत रहने वाले कोई नागरिक जिनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा, 3 बातें, विशिष्ट भाषा हो, लिपि हो, संस्कृति हो, तो उनको संरक्षण का अधिकार है। मीन्स उनको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता, शोषण नहीं कर सकता है उनका। फिर आर्टिकल 46 आ गया, तो 15(4) फिर से रिवाइज करें तो आर्टिकल पहले था 242, 342 क्या है, आर्टिकल 342 है। आर्टिकल 342 में क्या है, अनुसूचित जनजातियों का सूची है। फिर आर्टिकल 15,000 में क्या है कि राज्य समाज के पिछड़े वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंतर्गत क्या है कि राज्य अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक नियोजन में आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 29 में था कि भारत में रहने वाले कोई नागरिक जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति है तो उनको संरक्षण का अधिकार है। फिर आर्टिकल अगला आ गया 46। आर्टिकल 46 में जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में आता है, राज्य का नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह आता है पार्ट 4 में, और पार्ट 4 जो है वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आता है। तो इसी के बीच में आता है 46 आर्टिकल। तो आर्टिकल 46 में बात है कि राज्य समाज के कमज़ोर वर्ग विशेष रूप से, फिर से देखें तो राज्य समाज के कमज़ोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को, देखिए फिर से, राज्य यानी सरकार समाज के कमज़ोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल हितों को, इंटरेस्ट को बढ़ावा देगा तथा सामाजिक अन्याय और शोषण के सभी रूपों से उनकी रक्षा करेगा। फिर से याद करें तो राज्य, अनुच्छेद 46 है ये, राज्य समाज के कमज़ोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा सामाजिक अन्याय और शोषण के सभी रूपों से उनकी रक्षा करेगा। फिर से याद करें तो राज्य समाज के कमज़ोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा सामाजिक अन्याय और शोषण के सभी रूपों से उनकी रक्षा करेगा। सामाजिक अन्याय और शोषण के सभी रूपों से उनकी रक्षा करेगा। किसकी? जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं और विशेष रूप से जो SC हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, या और शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब हैं, उनके शैक्षणिक और आर्थिक हित को विकास करने के लिए। और आर्टिकल 15(4) में क्या था, सोशल और एजुकेशनल स्तर पर जो पिछड़े हैं वर्ग, SCs हैं, STs हैं, तो उनके उत्थान के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। ये था आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में क्या था कि लोक नियोजन में जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। फिर आर्टिकल 29 में क्या था कि भारत देश के अंदर में रहने वाले नागरिकों की अगर विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति है तो उनके संरक्षण का अधिकार होगा। फिर आर्टिकल 46 आ गया जिसमें कहा गया है कि राज्य समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, खास करके जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक, उनके शैक्षणिक और आर्थिक, ये 2 बातें हैं, शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए और सामाजिक जो अन्याय है, सोशल जो इनजस्टिस है और शोषण के सभी रूपों से उनकी रक्षा करेगा। ये आर्टिकल 46 है। फिर आर्टिकल 164(1) 164(1) यह प्रावधान करता है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष मंत्री होंगे जी। ये आर्टिकल 164 में क्या है, 4 राज्य हैं और इन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए एक अलग प्रकार का मंत्री होगा, एक विशेष मंत्री होगा। यह आर्टिकल 164 क्लॉज 1 में संवैधानिक प्रावधान है। कहाँ पे? झारखंड,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो आर्टिकल 164(1), आर्टिकल 164(1) में क्या है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के लिए एक जनजातियों के विकास के लिए एक विशेष मंत्री होगा। ये आर्टिकल 164(1). और 342 जो आर्टिकल था वो क्या था कि अनुसूचित जनजातियों का सूची तैयार किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, जिसे कहा जाएगा अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब के उत्थान के लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 29, आर्टिकल 164 क्लॉज 1, आर्टिकल 164 क्लॉज 1 यह प्रावधान करता है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए जी विशेष मंत्री होंगे। फिर आर्टिकल 244 244 के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों यानी कि जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, यानी राष्ट्रपति किसी भारत के किसी भूभाग को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, जिसके द्वारा वो वहाँ के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं राष्ट्रपति। जैसे कोई भारत में कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो उसको क्या कर दिया, सूचीबद्ध कर दिया कि ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, तो उसके उत्थान के लिए राष्ट्रपति केंद्रीय स्तर पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसके उत्थान के लिए काम करेगी, तो इसलिए सूचीबद्ध क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो आर्टिकल 200 और पिछड़े क्षेत्र खास करके वहीं पर हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, जैसे जंगल हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे जनजाति लोग निवास करते हैं, तो वहाँ का क्षेत्र आमतौर पर पिछड़ा हुआ है, स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम नहीं है, तो उनके उत्थान के लिए सरकार अच्छे से काम कर सकें, इसलिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो आर्टिकल 244 है ये। आर्टिकल 164(1) क्या था, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में विशेष मंत्री होगा जनजातियों के कल्याण के लिए। अनुच्छेद 244 के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण को प्रावधान किया गया है। फिर से अनुच्छेद 244 के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 244। अभी तो और सारे हैं इसमें आर्टिकल्स। आर्टिकल 275 275 संसद को यह अधिकार देता है कि वह वैसे राज्य जो अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने तथा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए विकास योजनाएं चला रहे हैं, उन्हें विशेष अनुदान प्रदान करें। तो आर्टिकल 275 क्या है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, तो उनके उत्थान के लिए जो विकास योजनाएं हैं तो विशेष अनुदान दे, यानी सरकार अलग से फंडिंग करे उनको कि आप अपना कल्याण वाले काम कर सकें। यह है 275। फिर अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 क्रमशः यानी कि रेस्पेक्टिवली, यानी कुल मिला के 243D जो है वो कहता है पंचायतों, अनुच्छेद 330 लोकसभा, अनुच्छेद 332 विधानसभा। 243D पंचायत एकदम निचला स्तर, 330 उससे सबसे ऊपर वाला जो स्तर है लोकसभा, और 332 विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है। फिर से 243D पंचायतें, 330 लोकसभा, 332 विधानसभा, जो लेजिस्लेचर होते हैं जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, जहाँ पर हमारे लोक प्रतिनिधि या जन प्रतिनिधि यानी कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटर जो जाते हैं जनता के द्वारा चुन करके, तो पंचायत में जो जाएंगे 243D के अंतर्गत, 330 के अंतर्गत लोकसभा में, 332 के अंतर्गत विधानसभा में, तो उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित रहेंगी कि मान लीजिए लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो 543 सीटों में से कम इतने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के समाज से आए प्रतिनिधि ही होंगे। मान लीजिए कि लोकसभा में कोई अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नेता है ही नहीं, तो उनके बारे में कौन सोचेगा, उनके मुद्दे लोकसभा में कौन उठाएगा। तो इसलिए आरक्षण का प्रावधान है कि अनुसूचित जनजाति के समाज से कुछ प्रतिनिधि लोकसभा में आएँ ताकि उनके मुद्दे को भी उठाया जा सके सही प्रकार से। तो इसलिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है तीनों स्तरों पर, पंचायत में, लोकसभा में, विधानसभा में। पंचायत में 243D के तहत, लोकसभा में 330 के तहत
और विधानसभा में 332 के तहत। इन सब के अतिरिक्त अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए कुछ अन्य संवैधानिक प्रावधान भी हैं। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों तथा जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध हैं। इसके अतिरिक्त 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 338(1) जोड़ा गया, जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। फिर से इसको देखें तो 89वें संविधान संशोधन 2003 अटल जी की सरकार में अनुच्छेद 338(1) जोड़ा गया और उसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का मुख्य कार्य संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जनजातियों यानी 342 वही के लिए विभिन्न सुरक्षोपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना है कि भाई जो 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हैं उनके कार्य, उनके कल्याण के लिए काम हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए बनाया गया था यह आयोग, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और इस आयोग का चर्चा संविधान के आर्टिकल 338 क्लॉज 1 में है और इस क्लॉज को जोड़ा गया था अमेंडमेंट करके, संशोधन करके, जिसका नाम है 89वां संविधान संशोधन सन 2003 में। तो ये था इस प्रश्न का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।